ताकुतो को एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से उसका कभी कोई दोस्त बना ही नहीं और अब उसकी फैमिली ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है, तो कोई भी उसे हॉस्पिटल में देखने आता ही नहीं। ऐसे में वो अपना सारा समय एक गेम खेलने में बिताता है। ऐसे ही एक दिन अपनी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और जब उसे होश आता है वो जंगल में एक पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी जंगल से एक लड़की आती है और वो उसे अपना किंग बुला रही थी। इसका नाम अट्टू है जो कि उस गेम की उसकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो उसे असल जिंदगी में देखकर बड़ा खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वहीं एटो को पता था कि वो एक गेम का हिस्सा थी और उसे ये भी पता है कि ताकुतो है कौन, एक लेजेंडरी प्लेयर जिसने कई साल लगातार नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी और जितने भी एडवेंचर्स पर वो साथ में गए हैं एटो को वो भी याद है और वो दोनों ही खुश हैं कि वो फाइनली एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? नहीं, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। मैं भी अचानक से इस जंगल में पहुँच गई। मुझे लगता है कि ये दुनिया इटर्नल नेशंस की गेम जैसी है, पर हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। पर पता करने का एक ही तरीका है। क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा एक नेशन बनाना चाहोगे? ताकुतो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों गेम के सीक्वेंस को दोहराने लगते हैं। लेकिन जब वो आमने सामने कहते हैं वो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता करना है कि आखिर वो लोग है कहाँ। तो ताकुतो मैजिक का यूज करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जब वो उसे आमने सामने देखता है वो उसे बड़ा बदसूरत लगता है। पर दुख की बात यह है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ईविल और खतरनाक होगी, पर हमें शुरू में ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए ताकि हम किसी से भिड़ ना जाएं, और इसीलिए ये बग उनके काम आने वाला है। वो एक जगह पर रहकर उससे स्काउट करने को कहते हैं। पहले तो वो बग अपनी जगह से हिलता ही नहीं, तो आटो उसे याद दिलाती है कि वो उसका कमांडर है और वो धड़ाधड़ वहां से निकल जाता है। ताकुतो देखता है कि बिल्कुल गेम की तरह वो उस बग के साथ अपने विजन को शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसका आधा माना खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ 100 MP बची है और अगर वो अपने बेस बनाना चाहता है तो उसमें उसे 20 MP लगेगी। लेकिन ताकुतो बेस से पहले एक वॉरियर बनाना चाहता था जो कि उनके लिए लड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी। काश मैं ऐसा कह पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम हीरो यूनिट का हिस्सा हो तो तुम समय के साथ ही ताकतवर बनोगी, और अभी तुम्हारा लेवल सिर्फ 3 है। वहीं वो बग अभी भी अपने स्काउटिंग के काम पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इसका मतलब ये था कि ये जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अजीब भी लगता है क्योंकि अब तक कोई जानवर या मॉन्स्टर तो दिख जाना चाहिए था। और प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें कोई एनिमल नहीं दिखता है तो उन्हें खाने के लिए अपना माना स्पेंड करना पड़ेगा। अटो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसके ज्यादा काम नहीं आ पा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। ये सुन के आटो को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। वो जंगल के बीचों बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट को देखता है। वो ताकुतो की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि वो डार्क एल्फ्स हैं। वो तो ईविल के उतने खिलाफ भी नहीं होते, तो वो माइनॉग्रा किंगडम को अपोज नहीं करेंगे। लेकिन ताकुतो को लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपनी सिविलाइजेशन के इतनी पास एक और सिविलाइजेशन को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो जितनी देर हो सके उतनी देर छुपकर वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो आटो कहती है कि उन्हें अपनी सिविलाइजेशन को यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, जिसके लिए ताकुतो मान भी जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ तो बनाया ही नहीं था। पर उससे पहले वो उन डार्क एल्फ्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। लेकिन तभी आटो अपने पास किसी को सेंस करती है और वो देखते हैं कि जंगल से एक डार्क एल्फ्स का ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो लोग भी उन्हें देखकर उतने ही हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जंगल में और लोग रहते हैं। डार्क एल्फ्स इस जगह पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इतनी लंबी जर्नी की वजह से काफी सारे फीमेल्स और बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसलिए एल्फ्स का छोटा ग्रुप जंगलों में खाना ढूंढने निकला था। लेकिन एमल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने रूमर सुने हैं कि इस जंगल में एक एंशिएंट ईविल को सील किया गया है। लेकिन लीडर कहता है कि ये सब रूमर्स हैं, क्योंकि यहाँ सच में अगर कोई एंशिएंट ईविल होता तो पेड़ इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे ही वो ताकुतो को देखता है उसकी डर के मारे बुरी हालत थी क्योंकि जो उसे सामने दिख रहा था वो प्योर ईविल था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी और उसके लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो वो डरा डरा ताकुतो के थ्रोन के पास जाता है और उसके सामने अपने घुटने टेकता है। मेरा नाम जिया है और मैं मज़ारा मेल्स का हेड वॉरियर हूँ। हमें माफ करना, हम बिना आपकी परमिशन के इस फॉरेस्ट में आ गए। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह के बारे में पता है, लेकिन तुम बिना परमिशन के इस जंगल में क्या कर रहे हो? हमारे लोग पहले सेंट्रल प्लेन्स में रहा करते थे। हम एक पीसफुल ट्राइब है। लेकिन आटो उसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनना चाहती थी और वो उसे कहती है कि वो शॉर्ट में सुनाए। हम लोगों को हमारी ही जगह से निकाल दिया गया। अब हमारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों को अपनी ही जगह पर जान से मारा जा रहा था, तो हम खाना भी नहीं ले पाए। हमने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें हमेशा ही शांति चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी हम पर हमला कर दिया गया और हमें लोग मारने लगे। तभी ताकुतो उनकी तरफ काफी सारे सेब फेंक देता है। ये तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी एप्पल्स खाए हैं? क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? पर वहाँ पर लोग भूखे हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे सभी लोग खा रहे थे और वो उन्हें बड़ा टेस्टी लगता है, तो ताकुतो उन्हें और फल देने लगता है। लेकिन नाटो ये देखकर भड़क जाती है कि जिया उसके किंग का दिया हुआ फल नहीं खा रहा था। तो जिया कहता है कि उसके क्लैन के बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और वो उन्हें खिलाए बिना ये नहीं खा सकता।
सकता। ये सुन के टाकुटो बहुत सारे फल और सब्जियां दे देता है। ये सारे फल तुम्हारे हैं। जो देखकर आटो भी हैरान हो जाती है। वहीं जिया सोच रहा था कि आज तक उनकी किसी ने भी मदद नहीं करी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन टाकुटो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ काफी सारे डार्क एल्व्स की बुरी हालत थी, लेकिन तभी वो लोग खाना लेकर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर वो बहुत खुश थे और खुशी के मारे वो रोने लगते हैं। एक लड़की उनसे पूछती है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, लेकिन जिया उसे सच नहीं बताता और कहता है कि जंगलों में ऐसे ही मिल गया। सभी एल्व्स खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जिया अकेला बैठा हुआ था। तभी विलेज का एल्डर मोल्टर उसके पास आता है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। इतनी लंबी उम्र में मैंने कभी भी इतने अच्छे फल नहीं खाए हैं। लेकिन मोल्टर देखता है कि जिया थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो वो इसके बारे में पूछता है। मैं जंगलों में एक लेजेंडरी बीइंग से मिला था, जिसके बारे में शायद हमने किताबों में पढ़ा है। कहा जाता है कि उसे अकर्स लैंड में सील कर दिया गया था। क्या तुम किंग ऑफ रून्स की बात कर रहे हो? मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा था कि जब दुनिया का अंत आने वाला होगा तब किंग ऑफ रून्स सामने आएगा और वो दुनिया को नए तरीके से शुरू करने के लिए उसे खत्म कर देगा। क्या तुमने उससे बात की थी? नहीं, किंग हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो उसकी बातें हमें बता रही थी। उसकी बातों से मोल्टर को यकीन हो जाता है कि वो बीइंग कोई एंजल तो है नहीं और उसे लगता है कि उसने इतने खाने के लिए कहीं अपनी सोल तो सैक्रिफाइस नहीं कर दी। लेकिन जिया उसे बताता है कि किंग ऑफ रून्स ने इस खाने के बदले कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये मोल्टर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इविल बीइंग्स कभी फ्री में कुछ नहीं देते। जिया को लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी और वो उसे हिज ग्रेस कह के बुलाता है, जो सुन के मोल्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उस टाइटल को तभी यूज किया जाता है जब हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखानी हो। लेकिन जिया कहता है कि इसमें गलत ही क्या है क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट का हकदार है। क्या तुम सच में किंग ऑफ रून्स को डिफेंड कर रहे हो? कहीं उसने तुम्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? मैं आपको याद दिला दूं, हम बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस सिविल गॉड ने हमें खाना दिया था और जैसी हमारी सिचुएशन थी मैं क्या कर सकता था। मोल्टर रियलाइज करता है कि वो उसे जज नहीं कर सकता क्योंकि जैसी उनकी सिचुएशन है किंग ऑफ रून्स पर भरोसा करना लाजमी है। पर ट्राइब का एल्डर होने के तौर पर अब से नेगोशिएशंस को मैं संभालूंगा। मैं 2 सालों से जिंदा हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं उसे समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ आटो टाकुटो को डांट लगा रही थी क्योंकि उसने बिना सोचे समझे दान करने के चक्कर में अपना माना वेस्ट कर दिया। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं। आटो उसकी बात को समझती है पर वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तो अपने किंगडम को सेटअप भी नहीं किया, तो वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, माफ करना मैंने तुमसे पहले बात नहीं की पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, जब वो एल्व्स यहाँ पर आए थे मैं इतना नर्वस था कि ढंग से बात ही नहीं कर पाया। क्या आप नर्वस थे इसलिए नहीं ढंग से बात कर रहे थे? मुझे लगा था आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो असल में ये एक इंट्रोवर्ट निकला। इसके बाद वो बग उनके पास वापस आता है और बताता है कि एल्व्स फिर से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। टाकुटो हैरान था कि वो फिर से इधर आने लगे, पर उसे लगता है कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बच्चा खुचा खाना लेकर जा सके। पर काश वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन और उनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। वो सीधा उन्हें यहाँ से निकलने को कह सकता था, लेकिन उसे आटो के अलावा किसी और से बात करनी पड़ेगी जो उसके बस का है ही नहीं। ये देख के आटो कहती है कि वो टाकुटो की जगह नेगोशिएशंस को संभाल सकती है ताकि सभी को लगे कि टाकुटो एक मिस्टीरियस और इविल किंग है, ना कि कोई इंट्रोवर्ट नल्ला। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मोल्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी ट्राइब को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और जिसने उसकी मदद की है वो उसका नाम जानना चाहता था। तो आटो उन्हें बताती है कि वो किंग ऑफ रून्स टाकुटो इरा के सामने है। उन्हें यकीन नहीं होता कि टाकुटो सच में वही किंग ऑफ रून्स है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाते हैं और मोल्टर फिर से उसकी दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। टाकुटो ये देखकर खुश था कि एल्व्स के साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है और आटो उनसे कहती है कि वो अपना खाना ले और उनके जंगल से निकल जाएं। ये सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किंग ऑफ रून्स की मदद के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो आटो से पूछते हैं कि क्या वो सच में बिना रिटर्न में कुछ दिए यहाँ से जा सकते हैं। आटो उनसे कहती है कि उनके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं जो कि वो उन्हें ऑफर कर सके। मोल्टर डरा हुआ था क्योंकि अगर किसी तरह से वो उसे वापस पे नहीं करते तो कहीं अंत में उन्हें अपनी सोल ना देनी पड़े, पर ऑब्वियसली वो लास्ट वाला पार्ट मुंह खोलकर नहीं बोलता। तो टाकुटो आटो को बात करने के लिए बुलाता है जो कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि इन सबको मारकर वो काम रफा दफा करे। लेकिन टाकुटो उनके साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहता था और वो जानता है कि वो किंग ऑफ रून्स जैसी चीज से ऐसे ही फ्री में कुछ लेने से डर रहे हैं। तो वो कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कुछ रीजनेबल मांगना चाहिए। आटो को भी ये आइडिया पसंद आता है और जब वो ये दोनों एल्व्स को बताती है उनके भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। तो आटो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में उनसे पूछे। खाने के बदले तुम्हें टाकुटो को बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन देते ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जंगल से निकल जाना होगा। पर इसका मतलब ये होता कि सारे एल्व्स फिर से बेघर हो जाएंगे। तो मोल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने दे। ऐसा नहीं होने वाला, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें टाकुटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। जिया कुछ कहने वाला था क्योंकि अगर डार्क एल्व्स जंगल से निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर मोल्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो किंग ऑफ रून्स को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर टाकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये करना सही होगा।
होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकल गए तो वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तुम लोग मेरे सिटीजन बन जाओ। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं रिफ्यूजी स्ट्रेटजी यूज करने की सोच रहा हूँ। डार्क एल्व्स न्यूट्रल होते हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी सिविलाइजेशन में आने देते हैं तो क्या पता गेम की तरह वो भी इविल बन जाएं। पर माइनॉग्रा के मेन सिटीजन होमुंकुली से वो बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें पता है ना वो कितने भद्दे दिखते हैं और उनके साथ हम बात भी नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा वैसे लोगों को देखना चाहोगी? मेरे किंग यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं और अगर तुम किंगडम के सिटीजन बनते हो तो किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो उससे पूछते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन ज्वाइन करने पर उन्हें क्या मिलेगा। आटो कहती है कि जब वो लोग माइनाग्रा को ज्वाइन करेंगे उन्हें इविल समझा जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं ये पूरा उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब टाकुटो और आटो डार्क एल्व्स के कैंप की तरफ जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने टाकुटो के नेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है तो वो सभी लोग उसके सामने झुककर उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं और वो उस थ्रोन की तरफ जा रहा था जो उन लोगों ने उसके लिए बनाया है। लेकिन जो भी उसके इविल ऑरा के थोड़ी भी करीब पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। वहीं कई लोग उसे देखकर एक्साइटेड भी थे। जिया सभी को वार्न करता है कि वो डायरेक्टली टाकुटो को ना देखें क्योंकि वो उसे रूट समझेगा, लेकिन टाकुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनॉग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी क्योंकि अटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे, लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती है वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद माइनॉग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशंस हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ कोआलिया जो कि एक ह्यूमंस का किंगडम है जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है एल्ना अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें उनके इविल नेशन का पता लग गया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इन डोमिनेंट नेशन से लड़ने के लिए उनके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है। ये सब सोचकर वो दोनों ही बच्चों की तरह परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी टाकुटो सोचता है कि सारी चीजें बुरी नहीं है क्योंकि नॉर्मली माइनॉग्रा के सिटीजन्स होमुंकुली होते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, पर अब क्योंकि डार्क एल्व्स हैं तो वो शायद रिसर्च में काम आ सके। इसके बाद जिया टाकुटो के सामने ईमेल को लेकर आता है और बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है जो कि लेजेंड्स और बाकी नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। आल्टो कहती है कि वो इन तीनों को माइनॉग्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशन देगी। वो मॉल्टर को स्टेट अफेयर्स मैनेज करने का काम देती है और जिया पहले की तरह माइनॉग्रा का हेड वॉरियर रहेगा, तो फोर्सेस को कमांड करना और नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने का भी काम उसी का होगा। ये सुन के जिया खुश हो जाता है और कहता है कि जो भी टाकुटो के रास्ते में होगा वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है और आटो उन्हें याद दिलाती है कि वो पीस पसंद करता है तो उन्हें फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करना है। जिया को यकीन नहीं होता कि किंग ऑफ रून्स गांधी को फॉलो करता है। आटो कहती है कि वो आराम करें क्योंकि वो जल्द ही लोगों के लिए घर बनाना शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो देखती है कि वो तीनों के तीनों जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए टाकुटो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि उन्हें घर ऐसे बनाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो मॉल्टर कहता है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब वो हॉलो ट्रीज को घर की तरह यूज करने लगे। ये सुन के टाकुटो बड़ा खुश होता है और उनसे कहता है कि जब वो चाहे शुरू कर सकते हैं और रिफॉरेस्ट करना ना भूलें। लेकिन उन तीनों में से कोई भी रिफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं जानता था। ये लोग नहीं जानते, जहाँ तक चीजें मुझे पता लगी है यहाँ की मैजिक टेक्नोलॉजी फोर्ट्रेस बिल्डिंग तक पहुंच गई होगी। आटो उनसे पूछती है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक और 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते। मॉल्टर कहता है कि वो 4 मैजिक एलिमेंट्स के बारे में जानता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं सुना था। मॉल्टर पूछता है कि जितना हमारे किंग ने सोचा था हमारी मैजिकल टेक्नोलॉजी उससे पीछे है। हाँ, लेकिन जब हम उसे एडवांस कर लेंगे तो हम बाकी के नेशन से काफी आगे पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आटो उन्हें समझाती है कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ से वो पेड़ काटते हैं वहाँ एक और पेड़ लगाना है, पर मॉल्टर कहता है कि उन्हें दोबारा उगने में तो कई 100 साल लग जाएंगे। तो आटो उसे बताती है कि रिफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी में मेजर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, और ये सारी विजडम उनके किंग टाकुटो की है। एलन पूछती है जो एप्पल किंग ने दिए थे क्या वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। आटो उसे बताती है कि हाँ, वो सारी उसी की क्रिएशन है और उसे उनके अंगूर बहुत पसंद है। एमल कहती है कि जो पर्पल वाले फ्रूट्स थे वो उसे बहुत अच्छे लगे थे तो उसने उसके बीज प्लांट कर दिए और वो अब उगने भी लगे हैं। टाकुटो सोचता है कि जो फ्रूट्स उसने क्रिएट किए थे वो दूसरी दुनिया के थे, यानी वो इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके वो ऐसी चीजें भी बना सकता है जो इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक कॉइन को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पावर से गन पाउडर, बेस मेटल्स, यहाँ तक की ऑयल भी बना सकता हूँ। इस दुनिया का सऊदी अरेबिया और अमेरिका मैं ही बनूंगा, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा माल माना चाहिए, फिर तो पूरी दुनिया पर मेरा ही राज
सच होगा। दूसरी तरफ होली नेशन को मेक इविल प्रेजेंस के बारे में पता लगा है, तो होली सेंट और बिशप कुछ नाइट्स के साथ वहां जा रहे हैं ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। वही नाइट्स ने कहानियां सुनी है कि सेंट के पास स्पेशल पावर होती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने अभी तक देखी हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की जैसी लगती है। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, वो सेंट अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करती है और एक ही झटके में सभी गॉब्लिन्स को होली फ्लेम से जलाकर राख कर देती है। उसकी पावर्स को देखकर नाइट्स भी हैरान थे और बिशप बताता है कि सेंट की एबिलिटी की वजह से ही वो एल्फ से इतने अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं और अपने किंगडम से सभी इविल को दूर रखा है। इसलिए सोलेना कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट सेंट्स में से एक है। आगे सोलेना बिशप से पूछती है कि जो अकर्स लैंड में उसने सेंस किया था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने किसे भेजा है, पर बिशप कहता है कि वो पैलेडिन्स को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं भेज सकता। वो लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहां जाने के लिए कभी भी सेंट्रल चर्च नहीं मानेगा। ये सुन के सोलेना कहती है कि तो वो खुद चली जाएगी, तो बिशप हार मानकर कहता है कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को भेज देगा। दूसरी तरफ आटो सभी एल्फ से कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। वहीं उन लोगों ने टाकुटो का सिंहासन और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है और वहां पर एक छत भी डाल दी है और अब टाकुटो को बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तभी उसके किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि आज उनकी डोमेस्टिक फेयर मीटिंग है। साथ ही उन्होंने टाकुटो के लिए नए क्लोथ्स डिजाइन करना भी पूरा कर दिया है। जैसा कि उसने कहा था, नए कपड़े पहनकर टाकुटो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से हॉस्पिटल के कपड़े पहन रहा था। भाई ये किस तरह के कपड़े हैं? ये क्या टाइगर श्रॉफ और रणवीर को कंपटीशन देना चाहता है? इसके बाद वो मीटिंग को शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि टाकुटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। तो आटो कहती है कि मीटिंग को वो शुरू करेगी और जब किंग रेडी होगा वो वहां पर आ जाएगा। सबसे पहले मॉल्टर आटो से पूछता है कि उन्हें किस तरह की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्रोन रूम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, बस बेसिक काम जैसे जमीन को बराबर किया है। आटो कहती है कि उन्हें सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी चाहिए क्योंकि उन लोगों का पेट भरा रखना ज्यादा जरूरी है। जिया उससे पूछता है कि टाकुटो तो उनके लिए खाना बना ही सकता है, तो उन्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम खाने के लिए हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जब वो यहाँ पर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। उसे देखकर सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन आटो की एक्सप्लेनेशन उन्हें और ज्यादा डरा देती है क्योंकि एक तरह का ये स्पेशल मीट उगाता है जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता है। लेकिन सभी लोग उसे बताते हैं कि ज्यादातर एल्फ ऐसा मीट नहीं खाना चाहेंगे जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता हो। तो टाकुटो कहता है कि वो सही कह रही है, सबकी पसंद अलग होती है और वो उनके लिए भी कुछ करेंगे। और उनकी मीटिंग का अगला टॉपिक रिसर्च है। उनकी नेशन बहुत छोटी है और अगर वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना होगा। आटो कहती है कि वो लोग मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। नॉर्मल मैजिक एक साथ लगभग दर्जन के आसपास लोगों को अटैक करना परमिट करता है, जो कि मॉल्टर अभी कर ही सकता है, लेकिन मिलिट्री मैजिक एक साथ हजारों लोगों पर अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोग जमीन को बदल सकते हैं ताकि वॉर में उन्हें एडवांटेज मिल सके। मॉल्टर ये सब सुन के एक्साइटेड हो जाता है, तो वो कहता है कि वो इस रिसर्च को खुद हैंडल करेगा और आखिरी बारी मिलिट्री प्लानिंग की थी। जिया कहता है कि वो तुरंत ही आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर देगा, लेकिन टाकुटो उसे रोक देता है क्योंकि मिलिट्री नेशन में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती और अभी तो बस वो रिसोर्सेज खाएगी। वैसे भी अगर वो आर्मी बना भी लेते हैं तो उनके नंबर इतने नहीं है कि वो किसी को हरा सकें। लेकिन जिया कहता है कि अगर उनके पास आर्मी नहीं होगी तो वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ऊपर से जिया और मॉल्टर के ऊपर बाउंटीज है क्योंकि वो डार्क एल्व्स के लीडर हैं। टाकुटो सिचुएशन को समझ जाता है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को आर्मी बनाने में नहीं लगाना चाहता था, तो वो कहता है कि वो सब कुछ एक हीरो बनाने में लगाएंगे, जिसके लिए आटो भी मान जाती है क्योंकि भले ही हीरो बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एक इंसान को खिलाना पिलाना एक आर्मी से बहुत ज्यादा आसान है। ये सब सुन के बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग आटो से पूछते हैं कि हीरो से उनका क्या मतलब है। आटो उन्हें बताती है कि माइनाग्रा के कुछ हीरोज हैं जो कि किंग को सर्व करते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी एबिलिटीज भी कमाल कर है और वो थोड़े सन के भी हैं, तो उनसे डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी भी हीरो को समन करने के लिए हमें कई सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, पर जिस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस चल रही है वो जल्दी एक हीरो को समन कर पाएंगे और एक हीरो को समन करना आर्मी जितनी बड़ी बात नहीं है, तो हमारा किंगडम छुपा रह सकता है। और अभी के लिए उनके मीटिंग के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। माइनाग्रा के लोगों की हैप्पीनेस टाकुटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जितने ज्यादा खुश होंगे उसको माना उतना ही ज्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ एम्पायर में जूनियर पैलेडिन लोर्नियस प्रे कर रहा था, तभी वहाँ हाई पैलेडिन वेल्डस आता है जो कि उससे बात करना चाहता था। वेल्डस देखता है कि उसके गले में एक वेडिंग रिंग है, यानी घर पर उसका एक फैमिली इंतजार कर रही होगी। वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है, तो लोर्नियस बताता है कि उसकी एक वाइफ है मार्शा और एक बेटी जिसका नाम मीना है, पर इससे ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। लोर्नियस ने सुना था कि वेल्डस थोड़ा बदतमीज है और जो चीजें उसने देखी हैं रूमर सही थे, पर वो बुरा इंसान नहीं लगता। वहीं वेल्डस को लगता है कि उनका मिशन बड़ा ही बेकार है, पर लोर्नियस उसे याद दिलाता है कि यह मिशन सेंट की रेवलेशन से रिलेटेड है। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर हमें फिर ऐसे नोबड़े क्यों मिले हैं? हमारी पूरी टीम में सिर्फ हम ही 2 पैलेडिन्स हैं और बाकी सब तो मर्सनरीज हैं। दूसरी तरफ माइनाग्रा में कंस्ट्रक्शन बड़ी ही तेजी से चल रहा है और यह जगह फाइनली एक प्रॉपर नेशन जैसी लगने लगी
थी और अब डार्क एल्व्स फ्लैश ट्री से घबराते नहीं है। वहीं टाकुटो बड़ा खुश था क्योंकि स्क्रीन की जगह अपनी आंखों से यह सब कुछ देखना बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है। एमएल उसे बताती है कि यह जगह उनका रेजिडेंशियल एरिया है, पर क्योंकि उसका सारा फोकस फूड प्रोडक्शन पर था वो होम्स पर काम नहीं कर पा रही है। पर फ्लैश ट्रीज बड़ी ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो स्टोर हाउस भी जल्दी बन जाएगा। दूसरी तरफ मॉल्टर अपने मैजिक रिसर्च पर काम कर रहा है और उसने इसके लिए एक मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया है। साथ ही पास में ही उन्हें एक स्प्रिंग भी मिल गया है तो पानी की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो है वो पब्लिक ऑफिस है जिसके अंदर माइनोग्रा की मीटिंग रखी जाएगी। टाकुटो सारी प्रोग्रेस को देखकर खुश था। जब माइन एल्फ से मिला था ये मौत की कगार पर थे पर अब बड़े ही खुश लग रहे हैं। वहीं एमएल कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता कि टाकुटो क्या सोच रहा है। तो टाकुटो उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसी सिटीजन है। ये सब सुन के एमएल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद एमएल उसे फ्लैश ट्री फार्म दिखाती है और जो टूल्स टाकुटो ने उन्हें दिए थे उसकी वजह से उनकी फार्मिंग बड़ी ही तेजी से चल रही है। लेकिन एमएल अभी भी उन फ्लैश ट्रीज को बात करता हुआ सुनकर डर जाती है। इसके बाद एमएल उसे वाटर सोर्स को दिखाने लेकर जाती है, लेकिन जैसा वो देख कर गए थे ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है और पानी भी पूरी तरह से काला होने लगा है। वहाँ पर मॉल्टर और जिया भी आ जाते हैं क्योंकि एमएल ने उनसे कहा था कि वो यहाँ पर एक एक्वा डेक बनाना चाहती है, पर अब उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी एटो कहती है कि पानी बिल्कुल सेफ है और ये साबित करने के लिए वो उसे पीने लगती है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आटो उन्हें लंबी सांस लेने को कहती है। और जब वो दोनों ऐसा करते हैं वो पहले से बेटर फील करने लगते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये माइनोग्रा के इविल नेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। उनके नेशन के आसपास का एरिया कर्स्ड हो जाता है और जो इविल क्रीचर्स होते हैं इससे उन्हें माइनर बफ्स भी मिलते हैं और जो भी क्रीचर्स गुड या फिर न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ का पानी, हवा और वातावरण भले ही डरावना हो पर उनके सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है। पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर सारी जगह कर्स्ड दिखेगी तो वो छुपकर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। तो मॉल्टर कहता है कि शायद अब उन्हें आर्मी बनाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आटो कहती है कि वो फिक्र ना करें, एक हीरो उनके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन वो लोग अभी भी कंफ्यूज थे, भला एक हीरो करेगा क्या। तो वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है। उसके पीछे से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसके पीछे के सारे पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। आटो उन्हें बताती है कि वो भी एक हीरो है और क्योंकि वो यहाँ पर काफी समय से है उसकी ताकत अब वापस आने लगी है, लेकिन वो अभी भी अपने प्राइम जितनी ताकतवर नहीं हुई है। पर मेन बात यह है कि हीरो समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, तो जब तक उनका सामना किसी बड़ी मुसीबत से नहीं होता उन्हें नेशन को आगे बढ़ाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन टाकुटो आटो पर गुस्सा भी था क्योंकि सिर्फ अपने पावर को दिखाने के लिए उसे उन पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं ये सब देखकर वो दोनों टाकुटो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसके लिए एक पैलेस बनाना चाहते थे। पैलेस? वो तो बस रिसोर्सेज की बर्बादी है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो तीनों कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है कि उसके पास एक कासल हो, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनकर आखिरकार टाकुटो मान जाता है और वैसे भी वो फ्यूचर में एक फ्लोटिंग कासल भी बनाने वाला था और अभी चीजें स्मूथ चल रही है तो उन्हें शुरुआत अभी ही कर देनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि पैलेडिन सब धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं और जब वो माइनोग्रा पहुंचेंगे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी।